अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो करेंसी या सिर्फ क्रिप्टो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने पूरी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है या अगर कहें कि बेवकूफ़ बना दिया है। डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे वॉरेन बफेट, बिल गेट्स और जेमी डिमन जैसे फाइनेंशियल जीनियसेस एक स्कैम कह रहे हैं, जबकि वहीं इलॉन मस्क और जैक डॉर्सी जैसे टेक जीनियसेस इसे एक रेवोल्यूशन की तरह देख रहे हैं। क्या वजह है कि अगर ये वाकई एक रेवोल्यूशन है तो 15 साल गुजरने के बाद भी अभी तक पूरी दुनिया में इसे कम्प्लीटली तौर पे लीगलाइज ही नहीं किया जा सका? और क्या वजह है कि जापान जैसे मुल्क इसे पूरी तरह से लीगलाइज कर चुके हैं जबकि चाइना इसे कम्प्लीटली तौर पे बैन कर चुका है? इवन कि इलॉन मस्क जो इसे एक रेवोल्यूशन की तरह देखते हैं वो भी अपनी कंपनी टेस्ला में इसे अचानक से एक्सेप्ट करना ही छोड़ देते हैं। क्रिप्टो करेंसीज की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई और क्या ये एक रेवोल्यूशन है या दुनिया में सबसे बड़े स्केल पे होने वाला एक स्कैम, एक पॉन्जी स्कीम है? लेट्स हैव अ क्लोजर लुक एट द रियलिटी ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। अक्टूबर साल 2008 हैलोवीन की शाम ठीक 6:10 पे क्रिप्टोग्राफी मेलिंग लिस्ट में एक ईमेल रिसीव होती है जिसमें लिखा होता है कि आई हैव बीन वर्किंग ऑन अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम दैट इज इंटायरली पेयर टू पेयर विदाउट अ थर्ड पार्टी वैलिडेटर। यानी मैं एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम पे काम कर रहा हूँ जो कि मुकम्मल तौर पे यूजर टू यूजर है और इसमें किसी थर्ड पार्टी यानी बैंक्स या गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। ये ईमेल एक शख्स सतोशी नाकामोटो की तरफ से आती है जो कि एक फर्जी नाम था। सतोशी नाकामोटो इसी ईमेल में मेंशन करता है कि वो जिस नए पेमेंट सिस्टम पे काम कर रहा है वो एक तरह की पेपरलेस करेंसी है जिसे उसने नाम दिया है बिटकॉइन। लेकिन वो बिटकॉइन बनाना क्यों चाह रहा था उसकी एक्सप्लेनेशन भी इसी ईमेल में सतोशी ने दी और बिटकॉइन पेयर टू पेयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम के नाम से एक वाइट पेपर का लिंक अटैच किया है इसी ईमेल में। व्हाइट पेपर यानी एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट जिसमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके एक सोल्यूशन भी प्रपोज किया जाता है। इस व्हाइट पेपर में क्या क्या लिखा था पहले वो समझते हैं। इसमें 4 तरह की प्रॉब्लम्स बताई गई थी जो कि हमारी करंट फाइनेंशियल सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं। पहली प्रॉब्लम थी डबल स्पेंडिंग की। डबल स्पेंडिंग यानी कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स में एक डिजिटल ट्रांजैक्शन एक साथ 2 जगहों पे भी हो सकती है और इस चीज से बचने के लिए हमें थर्ड पार्टीज जैसा कि एक बैंक की जरूरत होती है जिसमें हमें अपने पैसे रखवाने पड़ते हैं और वो बैंक्स हमारी ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करवाते हैं। लेकिन सतोशी चाहता था कि जो पैसा हमारा है उसे सिक्योरली ट्रांजैक्ट करने के लिए हमें किसी थर्ड पार्टी जैसा कि बैंक्स वगैरह की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम इस वाइट पेपर में ये लिखी गई कि करंट डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को फॉलो करता है यानी कोई एक एंटिटी आपके पूरे कैश फ्लो को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल एक सेंट्रल बैंक है और सेंट्रल बैंक को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट या एटलीस्ट दे वर्क इन द फाइनेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट। अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाए, डिफॉल्ट कर जाए तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको आपका पैसा पूरा वापस मिलेगा या नहीं। तो इसका सॉल्यूशन था एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाना जिसमें किसी बैंक या इवन के गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट ना हो और पूरा कंट्रोल यूजर के पास हो। तीसरी प्रॉब्लम थी कंसेंसस यानी इत्तेफाक राय। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है और इसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि ब्लॉकचेन क्या है या बिटकॉइन असल में काम कैसे करता है। इमेजिन करें कि आपको एक बिटकॉइन किसी दोस्त को ट्रांसफर करना है। बिटकॉइन कुछ भी नहीं, सिर्फ एक डिजिटल एंट्री है जैसे कि किसी एक्सेल शीट में आप कोई डेटा सेव करते हैं और ब्लॉकचेन भी इन्हीं डिजिटल एंट्रीज की एक एक्सेल टाइप शीट है या एक लेजर है जहां बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड सेव होता है, बिल्कुल एक आम डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरह। आप इस शीट पे एक एंट्री करते हैं जब आप किसी को बिटकॉइन ट्रांसफर करते हैं। ये एंट्री ये बताती है कि आपका बिटकॉइन कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। जिसको आपने बिटकॉइन सेंड करना होता है उसके पास एक वॉलेट होगा जस्ट लाइक ए रेगुलर बैंक अकाउंट, लेकिन इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स यानी नाम वगैरह की जगह एक वॉलेट एड्रेस होगा जिसपे आप बिटकॉइन को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये चीज सब क्रिप्टो करेंसीज के लिए सेम होती है। फर्क सिर्फ ये होता है कि कंसेंसस मैकेनिज्म या क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज थोड़ी डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन में प्रूफ ऑफ वर्क यूज होता है जबकि इथेरियम जैसे कॉइन्स में प्रूफ ऑफ स्टेक यूज होता है। जब आप बिटकॉइन ट्रांसफर करते हैं तो ये पहले नेटवर्क पे बहुत से कंप्यूटर्स के पास वेरीफाई होने के लिए जाता है और इन कंप्यूटर्स को माइनर्स कहा जाता है। ये कंप्यूटर्स एक बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की मैथमेटिकल प्रॉब्लम को, एक एल्गोरिदम को सॉल्व करते हैं और जब ये एल्गोरिदम सॉल्व हो जाता है तो ये ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान एक बहुत बड़ी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है क्योंकि जिन मैथमेटिकल पजल्स को ये कंप्यूटर सॉल्व करते हैं वो इंतहाई मुश्किल होती हैं और इसे सॉल्व करने के लिए बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं।
इसका मकसद होता है ट्रांजैक्शंस को नेक्स्ट लेवल पे सिक्योर करना ताकि कोई बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी चोरी ना हो सके। अगर कोई चोरी करना चाहे भी तो उसे ब्लॉकचेन नेटवर्क के तमाम कंप्यूटर्स की एक्सेस चाहिए होगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। और ये चीज बिटकॉइन को सुपर सिक्योर डिजिटल करेंसी बनाता है। आई होप इट वाज़न्ट दैट कॉम्प्लेक्स। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। सतोशी नाकामोटो के वाइट पेपर में जो चौथी प्रॉब्लम बताई गई थी वो थी प्राइवेसी कंसर्न्स। करंट डिजिटल पेमेंट सिस्टम में आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी बर्थ डेट, इनफैक्ट आप क्या खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं, ये सब बैंक्स को और गवर्नमेंट्स को पता होता है। जबकि बिटकॉइन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक वॉलेट एड्रेस होता है जो आप बिना किसी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ केवाईसी वॉलेट्स एक एक्सेप्शन हो सकते हैं। कितना अच्छा लगता है ना ये सुन के कि इतनी प्राइवेसी और इतना सिक्योर सिस्टम है। पर अगर इतनी फायदे हैं इसके, तो क्यों फाइनेंशियल जीनियसेस इसे एक स्कैम कह रहे हैं, एक पॉन्जी स्कीम कह रहे हैं। वॉरेन बफेट, एक बिजनेस टाइकून, एक इन्वेस्टर, क्लियरली इसे एक बेकार चीज कह चुके हैं और इवन ये भी कह दिया कि अगर सारे बिटकॉइंस मुझे सिर्फ $25 में भी दिए जाएं तो भी नहीं लूंगा। इसी तरह जेमी डिमॉन, बिल गेट्स और चार्ली मंगर जैसे लोग भी इसे एक स्टूपिड, गैम्बलिंग और फ्रॉड की तरह देखते हैं, क्योंकि बात सिर्फ क्रिप्टो कॉइन्स पे खत्म नहीं होती, बल्कि बात इससे भी कहीं आगे जा चुकी है। और ब्लॉकचेन की वजह से जो डिजिटल आर्ट को स्टेटस मिल चुका है वो पहले कभी भी नहीं मिला था। NFTs के बारे में तो आप जानते ही हैं। 2021 में एवरी डेज द फर्स्ट 5000 डेज के नाम से एक आर्टवर्क को $69.3 मिलियन में बेचा गया। इसी तरह द क्लॉक, ह्यूमन वन और एक पिक्सल आर्ट $23.7 मिलियन में बिकी है, जो लिटरली 24x24 पिक्सल्स की एक इमेज है। इस जैसी कई और डिजिटल आर्ट्स हैं जिनमें एक बंदर, एक बिल्ली, एक पेंगुइन की इमेजेस को एज एन NFT मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेचा गया है, जो कि समझ से ही बाहर है। NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन सिर्फ एक ऑनरशिप का या कॉपीराइट का एक डिजिटल सर्टिफिकेट है जो कि ब्लॉकचेन पे रजिस्टर होता है। अजीब बात यह है कि इसकी ऑनरशिप होने के बावजूद कोई भी इसे कॉपी कर सकता है, जैसा कि मैंने एवरीडे 5000, द क्लॉक, क्रिप्टो पंक वगैरह की एग्जांपल्स दी हैं, जो कि सिर्फ एक JPG इमेजेस हैं एंड एनीवन, लिटरली एनीवन कैन डाउनलोड दैट इमेज फ्रॉम इंटरनेट एंड कॉपी इट, इवन कि आप भी। तो कैसे इसे एक कॉपीराइटेड मटेरियल कहा जा सकता है जबकि कोई भी इसे डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकता है? मोस्ट प्रोबेबली इट्स जस्ट अ स्टेटस सिंबल जो सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि मेरे पास इतना पैसा है या मैं इतना खर्च कर सकता हूँ। जैसा कि स्नूप डॉग, जस्टिन बीबर और नेमार जूनियर जैसे पब्लिक फिगर्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके NFTs खरीदे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और लॉजिक समझ नहीं आती इसकी। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कमेंट्स में लाजमी शेयर करें। अब असल टॉपिक की तरफ आते हैं कि आखिर इसे एक मेगा स्कैम या पॉन्जी स्कीम क्यों समझा जा रहा है और क्यों इलॉन मस्क ने भी इसे एक्सेप्ट करना अचानक से छोड़ दिया है। पॉन्जी स्कीम एक ऐसे फ्रॉड का नाम है जिसमें न्यू इन्वेस्टर्स को सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बिल्कुल एक नेटवर्क या MLM मार्केटिंग की तरह। लेकिन असल में ये सिर्फ पुराने इन्वेस्टर्स को पैसा देने का या सो कॉल्ड प्रॉफिट देने का एक तरीका होता है। इस स्कीम में नए इन्वेस्टर्स से लिया गया पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स या प्रॉफिट के तौर पे दिया जाता है, बिना किसी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के। जब तक नए इन्वेस्टर्स इसमें पैसा डालते रहते हैं, स्कीम चलती रहती है, लेकिन जैसे ही न्यू इन्वेस्टर्स की कमी होती है तो ये स्कीम भी बंद हो जाती है। पुराने इन्वेस्टर्स तो अपना प्रॉफिट ले चुके होते हैं, लेकिन बाद में आने वाले बुरी तरह से नुकसान उठाते हैं। अब बिटकॉइन को देखें तो इसकी सप्लाई बड़ी लिमिटेड सी है, यानी दुनिया में मैक्सिमम सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही माइन किए जा सकते हैं। और इस वक्त इसकी प्राइसेस इतनी हाई होने की वजह यह है कि इसको एक बहुत वैल्यूएबल एसेट बना के दिखाया जा रहा है, फ्यूचर ऑफ करेंसीज बना के दिखाया जा रहा है, और इसमें बहुत से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। जाहिर है जितने ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, डिमांड भी उतनी बढ़ेगी और साथ ही प्राइसेस भी उतनी ऊपर जाएंगे। लेकिन क्या हो अगर अचानक से ये सभी लोग इसमें इन्वेस्ट करना ही छोड़ दें? बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी इतनी वॉलेटाइल है कि सिर्फ एक ट्वीट की बेस पे इसकी वैल्यू ड्रामेटिकली फ्लक्चुएट कर सकती है, जैसा कि 2021 में इलॉन मस्क की एक ट्वीट पे देखने को मिला था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रिप्टो करेंसीज को एज अ करेंसी इंट्रोड्यूस करवाया गया था जो कि पेपर कैश को या डिजिटल मनी को रिप्लेस करेगी, लेकिन 15 साल गुजरने के बाद भी अभी तक इसे सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके पीछे कोई वैल्यूएबल एसेट नहीं है जैसा कि गोल्ड या सिल्वर, बल्कि इसकी वैल्यू लिमिटेड सप्लाई, डिसेंट्रलाइजेशन और सबसे इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया पे इसकी क्रेजी हाइप की वजह से है कि लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसकी प्राइसेस भी एक्सट्रीम पे है। अगर आप इसको एक इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखते हैं तो ये एक इंतहाई रिस्की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर एक साथ लोग इसमें इन्वेस्ट करना छोड़ दें तो इसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो भी हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे कोई वैल्यूएबल एसेट नहीं है और इस तरह से ये एक पॉन्जी स्कीम की तरह का एक स्कैम है। लेकिन अगर इसकी ग्रोइंग एक्सेप्टेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और ईज ऑफ यूज को देखा जाए तो इसे एक रेवोल्यूशन भी कहा जा सकता है।
मैं पर्सनली इसे कोई स्कैम तो नहीं कहता, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा है।